गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकंड ईयर के पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग निर्देशन और परामर्श के अंतर्गत हम लोग अनुस्थिति मापनी रीडिंग स्केल के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने कल की वीडियो में रीडिंग स्केल क्या है और ये किस तरह से मतलब उपयोगी है उसके बारे में हमने अध्ययन किया था कि रीडिंग स्केल जो उसकी क्या उपयोग है, किस तरह की उसमें सीमाएं, क्योंकि रीडिंग स्केल किसी विषय विशेष व्यक्ति विशेष के गुण या किसी उसके बारे में जानने के लिए उसकी मतलब गहराई हो, किसी भी विषय के प्रति किसी बालक व्यक्ति की अभिवृद्धि या उसकी विचारधारा या उसकी सोच की गहराई को जानने के लिए हम रीडिंग स्केल का उपयोग करते हैं। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने रीडिंग स्केल, उसकी विशेषताएं, उसकी सीमाओं आदि के बारे में हमने अध्ययन किया था कि इसकी विशेषताएं क्या होती है और ये किस तरह से सीमा, क्योंकि निश्चित है कि ये रीडिंग स्केल अपने आप में एक बहुत टिपिकल या थोड़ी सी टफ पड़ती है, जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि एक ही चीज को हम किस तरह से कितनी गहराई से उसकी को नाप सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम एक ही उसके अलग अलग स्केल दिए जाते हैं, जैसे कि सहमत, असहमत या निश्चित नहीं, ऐसे करके 3 पॉइंट, 5 पॉइंट, 11 पॉइंट्स, ऐसे इन पॉइंट्स के ऊपर हम रीडिंग स्केल का रेट करते हैं। अब ऐसे में जब उत्तरदाता जब उत्तर देता है या जिसके विचारों को हम जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, तो प्रदत्त इकट्ठे करते हैं, यानी कि जो हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं उसमें ये तय कर पाना उत्तरदाता के लिए कठिन हो जाता है कि मैं किसी भी चीज के लिए सहमत हूँ, पूर्ण रूप से सहमत हूँ, इस चीज में अंतर नहीं कर पाता, असहमत हूँ या पूर्ण रूप से असहमत हूँ, ये क्या है, इसको कैसे मैं इस चीज को रेट करूँ कि मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, सहमत नहीं हूँ, तो जब सहमत ही नहीं है तो बात खत्म हो। तो इस तरह से एक तरह से ये थोड़ी सी कठिन पड़ जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी एक किसी भी विषय या किसी भी तथ्य की गहराई को जानने के लिए ये रीडिंग स्केल उपयोग में लाई जाती है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि थ्रस्टन और लिकर्ट की जो रीडिंग स्केल है वो और उनके आपस में दोनों की तुलना। तो सबसे पहले हम देखते हैं थ्रस्टन रीडिंग स्केल। थ्रस्टन रीडिंग स्केल, थ्रस्टन का जो रीडिंग स्केल है वो 11 पॉइंट्स पर 11 पॉइंट्स पर बनाया गया है। थ्रस्टन ने अपने इसके अंतर्गत इसमें भी उन्होंने बनी कि किसी भी विषय व्यक्ति गुण की गहराई को जानने के लिए इसका उपयोग उन्होंने किया था, और ये कहा जाए कि यह एक प्रमाणिक है, मान्य है, इसीलिए इसको सर्वाधिक रूप से उपयोग में लाया जाता है। तो इसकी जो सबसे पहली बात इस बात है कि ये एक तरह से 11 पॉइंट्स के ऊपर इसका निर्धारण किया जाता है, इसको आंका जाता है। थ्रस्टन की जो ये है इसमें जो इसकी जो मूल बातें हैं थ्रस्टन के इसमें वो ये है कि इसके विषय से संबंधित कथनों का सबसे पहली चीज जो है वो इसके अंदर विषय से संबंधित कथनों का निर्माण। उससे पहले अगर हम कुछ पॉइंट्स अपने हिसाब से इसमें ऐड करना चाहें तो उसमें यह है कि सबसे पहले तो हमको टॉपिक तय करना होगा, विषय या टॉपिक, प्रकरण या टॉपिक तय करना होता है कि हमको किस प्रकरण या किस टॉपिक के ऊपर इससे संबंधित जानकारी लेनी। उसके बाद में विषय से संबंधित जानकारी एकत्रित करना या अध्ययन करना, अध्ययन। ये कुछ चीजें हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और आवश्यक है, क्योंकि पहले हम
जानकारियों को के बारे में हमें जानकारी एकत्रित करनी। उसके बाद जो विषय हमने सोचा है, तय किया है, उसके आधार पर सबसे पहले कथनों का निर्माण किया जाता है, क्योंकि जब तक कथन स्टेटमेंट्स अगर रेडी नहीं किए जाएंगे तो बालक की किसी भी विचारधारा का हम पता कैसे लगाएंगे। इसीलिए बालक किसी भी चीज के, हम भी कहते हैं कि बालक को पढ़ना अच्छा लगता है, शिक्षा के प्रति या उसके शैक्षिक विकास के प्रति किस प्रकार से हमको उसको सहयोग करना है, तो हम जैसे हमने सिंपल सी चीज ली कि उसके शैक्षिक विकास के लिए हमने निर्देशन की उस बालक को आवश्यकता, और हम उसको इसके माध्यम से अनुस्मृति मामले रेटिंग स्केल के माध्यम से उसके दृष्टिकोण को जानना चाह रहे हैं, उसके स्तर को जानना चाह रहे हैं। तो हमने कहा शिक्षा के प्रति बालक की शिक्षा मतलब पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि हम उसकी रुचि के बारे में पता कर रहे हैं, या पढ़ने में मुझे बहुत रुचि नहीं आती। अब इसके लिए बालक को हम ट्रेट करेंगे कि भाई तुम सहमत हो कि हाँ मुझे अच्छा लगता है, या हमने सेकंड स्टेटमेंट दिया कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, नहीं लगता है, पता नहीं, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, ये एक 5 पॉइंट्स होता है। तो यानी कि एक तरह से कथन जब तक नहीं होगा हम बालक के विचारों को नहीं जान पाएंगे, और बालक उसी के अकॉर्डिंग टिक करेगा। उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं पर अपना टिक करेगा, तो उसी के आधार पर उसकी रेटिंग या उसका अंकन किया जाता है। तो सबसे पहली चीज इसमें कथनों का निर्माण किया जाता है। फिर जब कथन निर्मित हो जाते हैं, क्योंकि इसमें कथन का तय होना बहुत जरूरी है, जब तक कथन निर्मित नहीं होते हैं हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज जो इसके अंतर्गत आती है, कथन निर्माण के बाद में उसके बाद आता है निर्णायकों का चयन। इसमें निर्णायकों का चयन किया जाता है जो इन कथनों से संबंधित अपने निर्णय प्रदान करते हैं कि कथन किस तरह के हैं, कैसे हैं, क्या वे उपयोग, जो सूचनाएं एकत्रित करनी है, क्या उन सूचनाओं को एकत्रित करने में सक्षम है, क्या वो कर पाएंगे या नहीं। इस तरह से निर्णायकों का चयन किया जाता है। उसके बाद में निर्णायकों के आधार पर प्रत्येक कथन का औसत निकालना। प्रत्येक कथन का औसत निकाला, यानी कि निर्णायकों ने जो अपनी राय दी उसके आधार पर हर एक कथन, जैसे कि आपके मामले में 15 कथन हैं, तो इन 15 के 15 1 2 3 4 ऐसे हर एक का अलग अलग औसत निकाला जाएगा कि किस औसत तक या किस तरह का उन लोगों का विचार है, किस तरह से वो उस कथन को देखते हैं या किस तरह के परिणाम उसमें वो प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आता है जब ये शोध कार्य में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना, तो करते समय न्यायाधीश के कथनों को आगे दिखाना। शोध कार्य में न्यायाधीश से अंकित करवाया जाता, यानी कि शोध कार्य जब हम उपयोग में इसका उपयोग करते हैं तो जो न्यायाधीश या सैंपल जिसके ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं, निर्णायक नहीं, जो दूसरे निर्णायक को केवल इस मामले के कथन के बारे में अपने विचार रखते हैं कि कथन कैसे। फिर जब हम इसको अप्लाई रियल में अप्लाई करते हैं, जिनके ऊपर हमें अप्लाई करना है, जब हम उनके ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसमें उन्हें केवल उसको टिक करने को कहा जाता है कि आप एक एक कथन को पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग जितने भी आपके विचार हैं उसके अकॉर्डिंग उसको आप टिक कीजिए। उसके बाद में है प्रमाणिक मानों का योग किया जाता है। फिर इसको अंकित
जोड़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद में मापनीय अधिक प्रमाणिक और शून्य। ठीक है, अब इसमें कैसे होता है, ये अंकित कैसे करते हैं और इसका योग कैसे किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई प्रमापनी है जो कि हमने 5 पॉइंट या जैसे 5 पॉइंट लिया है, ठीक है ना, पूर्ण सहमत, मैं इसको बिना बीच में करती हूँ, जैसे बालक से हमने कोई कथन कहा और उससे हमने इसके ऊपर रेट करने को कहा, तो उसमें पूर्ण सहमत, सहमत, अनिश्चित, असहमत और पूर्ण असहमत। ठीक है ना, ये 5 स्केल्स हैं, 1 2 3 4 और ये 5 पॉइंट्स हैं। अब इनकी जो अंकन किया जाता है, अब जैसे बच्चे ने सहमत पर पहले क्वेश्चन का, जैसे ये कथन 1 है इसके पहले भी किया है, कथन 2 में अनिश्चित में किया है, कथन 3 में पूर्ण सहमत पर किया है। ठीक है ना, तो अब इसका जो योग कैसे होगा, हमें इसको इस तरह से देखना है कि जैसे पूर्ण सहमत के लिए हमने अंक निर्धारित किए हैं 5, सहमत के लिए 4, अनिश्चित के लिए 3, असहमत के लिए 2 और पूर्ण असहमत के लिए 1 अंक किया है। यहाँ पर 0 से भी हो सकता है कि यहाँ हमने पूर्ण सहमत के लिए 4 3 2 1 और 0 भी दे सकते हैं, पर हमने जैसे यहाँ पर 5 से स्टार्ट किया है। अब जैसे यहाँ पर हमने सिर्फ 3 क्वेश्चन काम कर रहे हैं, तो ये 5 4 और 3, तो इनका टोटल क्या हुआ, 5 4 9, ये 12, यानी कि अब इसके अनुकूल इसका जो अंकन का पूर्ण टोटल आया वो 12 आया, इसके अनुकूल इनका औसत निकाला जाता है। यानी कि जो रेटिंग स्केल है इसमें जो आपको अंकन या उसका योग किया जाता है, वो बालक के कहाँ पर किस तरह से उसने टिक किया है, उसको कितने, उस टिक पर कितने अंक है, उसके अनुकूल उसे जोड़कर और उसका औसत निकाला जाता है। अब थ्रस्टन की जो मापनी है, इसमें जब हम अंकन करते हैं तो सबसे पहली चीज तो एक तो ये बनाने में कठिन होती है, क्योंकि ये आसान नहीं है, इसको बनाने से पहले लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है कि इसमें निर्णायकों की राय लेनी पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग इसमें कथनों में सुधार या जो भी है हमें वो देखना पड़ता है। तो हालांकि इसका अंकन सरल है, लेकिन 11 पॉइंट्स, इसमें 11 पॉइंट्स होते हैं, उसके अनुसार उसको तय करना एक न्यायाधीश के लिए, सैंपल के लिए उससे संबंधित अपने विचारों को तय करने में थोड़ी सी कठिनाई होती, थोड़ी या बहुत कठिनाई होती है, और इसीलिए ये एक कठिन विधि या कठिन मापनी, थ्रस्टन की जो मापनी है वो कठिन मानी जाती है, थोड़ी सी हार्ड होती है। इसकी रचना कठिन है क्योंकि इसे बहुत सारे स्टेप्स से गुजरना पड़ता है, लेकिन इसका अंकन का तरीका बहुत सिंपल है, लेकिन 11 पॉइंट्स होने की वजह से ये थोड़ी सी टफ पड़ जाती है। दूसरा है लिकट। लिकट की अनुस्थिति मापनी है, जिसमें वही है कि आपका कथनों का कथनों की रचना की जाती है, कथन निर्माण किया जाता है, उसके बाद में है कथनों को व्यवहारिक शब्दों में लिखा जाता है। व्यवहारिक शब्दों में लिखा जाता है, यानी कि कथनों की रचना की जाती है, कथन का निर्माण किया जाता है, लेकिन उन कथनों को व्यवहारिक शब्द यानी कि बहुत आसानी से समझ में आने योग्य शब्दों का उपयोग इसके अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद में है इसमें 5 पॉइंट्स
ये 5 पॉइंट स्केल होती है। फिर इसमें निर्णायकों की नियुक्ति नहीं होती है। निर्णायकों की नहीं होती है, सीधा न्यायाधीश पर अप्लाई किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से अंकित करने को दिया जाता है, ठीक है ना। और उत्तरों का को अंक दिए जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये भी वही है, लेकिन बस इसमें निर्णायकों की जो भूमिका है उसको तय नहीं, निर्णायक नहीं लिया जाता है। इसमें सीधा न्यायाधीश को प्रत्यक्ष रूप से अंकित करने को दिया जाता है। इसमें निर्णायकों का कोई विशेष स्थान नहीं होता है। जैसे कि थर्स्टन की उसमें निर्णायक की नियुक्ति की जाती है, वो इसमें नहीं की जाती है। अब समझने की बात है कि दोनों में अंतर क्या है, यानी कि तुलना करें। अंतर तो क्या है, हम इसकी तुलना कर सकते हैं, इन दोनों की तुलना। थर्स्टन व लिकर्ट। अनुस्थिति तुलना, ठीक है। अब यहाँ ये समझने लिकर्ट की जो मापनी है, इसकी रचना सरल है और इसमें समय, धन और शक्ति मतलब अधिक नहीं लगती है, लेकिन थ्रस्टर की जो है वो थोड़ी सी कठिन पड़ती है। तो सबसे पहली चीज जो बात आती है, लिकर्ट रचना सरल है, धन, समय एवं शक्ति की शक्ति कम लगती है। थ्रस्टन की तुलना में, ठीक है ना। थ्रस्टन की तुलना में मापनी का निर्माण सरल है, साथ ही इसमें समय, धन और शक्ति कम लगती है। क्यों कि थ्रस्टन की जो मापनी है उसके निर्माण में निर्णायकों की भूमिका बीच में आती है। अब उसमें समय भी अधिक लगता है, धन भी अधिक लगता है, क्योंकि हम एक बार बनाते हैं फिर उसमें सुधार होता है, फिर उसमें बनाते हैं, तो इस तरह से उसमें धन भी अधिक लगता है और श्रम भी अधिक लगता है। और लिकर्ट की मापनी में हम बनाते हैं और सीधा न्यायाधीश पर उसको अप्लाई करते हैं, वहीं से उसका निर्णय लिया जाता है। उसके बाद आता है थ्रस्टर की मापनी प्रामाणिक थ्रस्टर की मापनी प्रामाणिक है, मापन व अंकन सरल, ठीक है ना। यानी कि थ्रस्टन की मापनी प्रामाणिक है। प्रामाणिक है क्यों? क्योंकि इसमें निर्णायकों का सहयोग लिया जाता है। अब वो उसको अध्ययन करते हैं, उसके बारे में जांच परख करते हैं, इसीलिए वो एक मतलब कि सिंगल अटेम्प्ट में बनाई और सीधी अप्लाई करी, ऐसे नहीं होती है। इसमें बाकायदा पूरी सहमत हो जाने के बाद में ही इसको हम न्यायाधीश या जिसके ऊपर हमें उपयोग में लाना है, हम सीधा
मापनी का स्तरीकरण 5 पॉइंट्स पर है। 5 पॉइंट्स में व्यादर्श द्वारा किया जाता है। ठीक है, और फिर इधर थ्रस्टन की मापनी में 11 पॉइंट, ठीक है ना। थ्रस्टन मापनी में 11 पॉइंट्स है। ठीक है, जो विश्वसनीय अधिक, ठीक है ना। लिकड़ गैस का जो स्तरीकरण, लिकड़ की मापनी का जो स्तरीकरण है उसका डिवाइडेशन है वो 5 पॉइंट्स में है, जबकि थ्रस्टन की मापनी का 11 पॉइंट में है। और इसीलिए इसे, क्योंकि इसमें निर्णायक का भी प्रयोग होता है, इसीलिए इसे विश्वसनीय अधिक माना जाता है थ्रस्टन की मापनी। फिर बाद में अंतिम जो बात आती है इसमें, थ्रस्टन की मापनी में सांख्यिकी प्रविधियों का प्रयोग मापनी में सांख्यिकीय प्रविधियों का प्रयोग सांख्यिकीय प्रविधियों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय है। विश्वसनीय, ठीक है ना, क्योंकि इसमें सांख्यिकी प्रयोग जो होता है वो 11 पॉइंट्स उसके अकॉर्डिंग होता है, इसीलिए इसको अधिक विश्वसनीय माना जाता है। अंतिम बात जो इसके अंदर आती है दोनों टिप्स में, वह आती है लिकड़ मापनी का शोध तथा निर्देशन कार्यों में अधिक उपयोग किया जाता है। लिकड़ मापनी का प्रयोग शोध तथा निर्देशन अधिक किया ज्यादा है, ठीक है ना। मतलब लिकड़ मापनी का जो प्रयोग है वो शोधकर्ताओं या निर्देशन कार्यों के लिए अधिक से किया जाता है। यानी कि अनुस्थिति मापनी, जो कि हमने दो मनोवैज्ञानिकों के माध्यम से उनके द्वारा बनाए गए के बारे में संक्षिप्त जानकारी हमने यहाँ पर देखी कि लिकड़ की जो है वो सीधी कथन बनाकर सीधा सैंपल जिसका हमें अध्ययन करना उस पर अप्लाई किया जाता है और उसमें जो एक सामान्य जी सांख्यिकी उसमें लगाई जाती है। जबकि थ्रस्टन की जो मापनी है उसके निर्माण में एक लंबा प्रोसेस होता है, उसमें कथन निर्माण होता है, विशेषज्ञों की राय ली जाती है, निर्णायकों को चयन किया जाता है, उसके आधार पर फिर 11 पॉइंट्स होते हैं, उसके आधार पर उनका औसत निकाला जाता है। इसीलिए इसमें एक सांख्यिकीय जो उपयोगिता है वो बहुत अधिक है, इसीलिए यह विश्वसनीय भी मानी गई है। लेकिन चूंकि ये कठिन है, थोड़ा सा आसान नहीं है, इसी
शोध कार्य में और निर्देशन कार्यों में निकट जो है मापने का अधिक उपयोग किया जाता है। आशा करती हूँ कि बात समझ में आई होगी। इसी आधार पर हमारा आज का एक प्रश्न रहेगा कि निकट प्रसरण की अनुस्थिति मापनी बारे में समझाते हुए तुलना ठीक है। निकट प्रसरण की अनुस्थिति मापनी के बारे में समझाते हुए इन दोनों की तुलना कीजिए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही घर से निकले। घर से निकलते हैं तो कुछ बातों का 3 बातों का ध्यान रखें। मुंह पर मास्क लगाकर चलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।